हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, पीएसयू बैंक का बादशाह माना जाता है ये शेयर। पीएसयू बैंक में सबसे ट्रस्टेड बैंक अगर कोई है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 188 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है, शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 188 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में शेयर जहां था ऑलमोस्ट वही है। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। अब देखिए, शेयर 187 188 रुपीज के आसपास था, गिरावट आई 172 रुपीज तक टूट गया, बाद में तेजी आई 192 रुपीज तक चला गया, फिर गिरावट आई 178 पर पहुंचा, वापस इसमें तेजी बनी है 188 रुपीज के आसपास शेयर पहुंचा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 49% की गिरावट है। 372 रुपीज से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया। कोविड के चलते ऐसी गिरावट आई कि 150 रुपए तक भी शेयर टूट गया, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाउंस बैक की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 32% की गिरावट है। देखिए, ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि अगर गिरावट आई है तो तेजी भी आएगी, तेजी के बाद गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी बनी रहती है। यहाँ पर 10 साल का भी अगर आप चार्ट देख लो तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसका चार्ट देखने को मिलेगा। तो ये वो शेयर नहीं है जिसको आप आज खरीदो और 5-10 साल के लिए भूल जाओ, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आए तो खरीदारी करो, तेजी आ जाए तो बेच के निकल लो, क्योंकि वापस गिरावट आने ही वाली है। फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। चार्ट आप देखिए, 10 साल में भी 18% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 1,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में हम देखें तो 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 57.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.59% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 13.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 8.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी सरकारी बैंक है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके सबसे बड़े प्रमोटर है। 56.92% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 67 म्यूचुअल फंड्स जिनने अपना पैसा लगाया है, 736 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके पास 9.13% की होल्डिंग है, और तकरीबन 6% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि डिविडेंड इन्होंने 2 साल से नहीं पे किया है। 260% का डिविडेंड पे किया था आखिरी बार 2017 में, ₹2.60 का। उसके बाद इन्होंने डिविडेंड भी पे नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इनकी, और काफी कम और सस्ते पीई के ऊपर अवेलेबल है। पीएसयू बैंक का सबसे बड़ा शेयर अपने इंडस्ट्री पीई से भी कम पीई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 11.62 का इसका पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 14.54 है। बुक वैल्यू 236 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 है, ईपीएस 16.23 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 21 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 7% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब तकरीबन तकरीबन 77% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह और होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो सबसे पहले मार्च क्वार्टर के नतीजे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4,560 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ था, और ये काफी अच्छा मुनाफा है, काफी दमदार मुनाफा था ये था। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम आपको जरूर लगेगा। 6,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे मुनाफा हुआ है, क्योंकि सितंबर में 3,645 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3,380 करोड़ था, और मार्च में पिछले साल में 1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके कंपेयर में 4,500 करोड़ का प्रॉफिट वाकई में काफी बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। शेयर होल्डिंग में देखें कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी गिराई है, 57.88% की होल्डिंग 57.63% की देखने को मिल रही है। हालांकि एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है। आप एफआईएल्स की बात करें तो 10.85% की जो एफआईएल्स की होल्डिंग थी
आज वो 9.59% के आसपास में देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर है, मतलब उसी होल्डिंग के साथ है। 10.07% की होल्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी के पास थी वो अब 10.59% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास भी जो पहले 13.50% की होल्डिंग थी, आज वो 13.62% के आसपास की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल शेयर काफी कम प्राइस पर है और मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी है ये। गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है, क्योंकि एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस प्राइस पर कभी नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि काफी बड़ा बैंक है, ये काफी बड़ा सरकारी बैंक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एसबीआई कार्ड और पेमेंट की बात करें तो 700 रुपए का ये शेयर है, 700 रुपए का शेयर। और इसमें अगर हम होल्डिंग देखें तो प्रमोटर कौन है यहाँ पर हाईएस्ट होल्डिंग के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 69.51% की होल्डिंग इनके पास है। और तो और दूसरा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, 850 रुपए से भी ज्यादा प्राइस पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें भी कौन है प्रमोटर, इसमें भी प्रमोटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 57.60% की होल्डिंग है। इन दोनों में से अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम होल्डिंग निकाल भी लेना तो तकरीबन तकरीबन शेयर आपको मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पास। तो भैया गिरावट आखिर क्यों आ रही है? तो देखिए, पहली जब गिरावट आई थी उसका रीजन ये था कि डूबते हुए जहाज को बचाने में खुद को भी नुकसान हुआ था, खुद के भी हाथ जला लिए थे। और वो था यस बैंक। यस बैंक को बाहर निकालने के चक्कर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और बाद में थोड़ा बहुत जो रहा सहा था वो बर्बाद करने का काम किया कोरोना ने। कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान बैंकिंग सेक्टर को हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। रीजन ये है कि कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों से सरकार ने कहा है कि बैंकिंग जो जो बैंक है वो पैसा नहीं लेंगे, ईएमआई नहीं लेंगे, ईएमआई देने के लिए फोर्स नहीं करेंगे किसी को भी। और इसीलिए जो पैसा इन्होंने ऑलरेडी बांट के रखा है काफी लोगों को, वो पैसा की जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स है वो नहीं आ रही है। और उसी के चलते एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा है बैंकिंग शेयर के ऊपर। और दूसरी बात है कि हाल फिलहाल में कोविड के चलते बहुत सारे जो छोटे बिजनेस है वो बर्बाद हो रहे हैं, काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है। उसकी वजह से जिन लोगों ने बैंक से पैसा लिया है अब वो वापस करेंगे कि नहीं, चुका सकने की कंडीशन में है कि नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी भी उसका एस्टिमेट नहीं हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है बैंकिंग शेयर्स को और कितना नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। उसके बारे में अभी भी डेटा निकाला जा रहा है और उसके बारे में देखना भी होगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन हाँ, बैंकिंग शेयर को नुकसान होगा, ये बात तय है यहाँ पर। एक और चीज के बारे में हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कि मैं इसको क्यों फंडामेंटली स्ट्रांग कहता हूँ, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती भी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बैंक ने डिफॉल्ट मतलब इनका पैसा डूबा नहीं है, कई बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूबा है। बहुत सारे लोग इस बैंक से पैसा लेके इंडिया छोड़ के भी रफू चक्कर हो चुके हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, काफी ज्यादा बिजनेसमैन हैं जो इस बैंक से पैसा लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया है और रिटर्न नहीं कर रहे और एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है वो सारा पैसा एनपीए में कन्वर्ट भी हो चुका है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये चीज है कि अगर इस बैंक के पास अगर पैसा नहीं होता है तो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है। सरकार एक बड़ा अमाउंट डाल देती है, जब भी बजट डिक्लेयर होता है तो बड़ा अमाउंट इसमें डाल देती है और कम से कम इसको तो निकाल ही लेती है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो बाकी छोटे छोटे डूबते हुए बैंक का सहारा है, उसको बचाता है ये। तो अगर इसमें ज्यादा एनपीए होता है तो सरकार बाद में एडिशनली इसमें पैसा डाल देती है और जब भी ऐसी कोई खबर आती है शेयर वापस तेजी पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर टूटना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में जब भी कोई खबर आती है या फिर कोई अच्छी चीज आती है शेयर वापस दौड़ना शुरू कर देता है। ओवरऑल आप एक चीज यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाकी बैंक अगर डूबे तो डूबे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी नहीं डूब सकती। ये कभी भी बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है, बर्बाद होने वाला ये बैंक कभी भी नहीं है। और इवन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे कंपेयर टू अदर स्मॉल बैंक। तो मैं यही कहूंगा आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी मुफ्त के भाव में मिल रहा है। अगर आपका लंबी अवधि का यहाँ पर नजरिया है तो आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के नजरिए वाले यहाँ से दूर रहे, लेकिन आपका नजरिया लंबी दूरी का है तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। लंबी दूरी का मतलब मैं 5-6 साल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर,
मैं यहाँ पर आपको 6 से 8 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आपका नजरिया 6 से 8 महीने तक का निवेशित रहने का है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और 230-240 रुपए का टारगेट आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। तो खरीदारी की है तो बने रहे, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे खरीदते जाओ, जब जब गिरावट आए तब तब यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को ऐड करते जाओ और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।